नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। लगातार आप देखिए कांग्रेस पार्टी में किस तरह से लाल सिंह ने यहां पर ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि अब यहां पर लाल सिंह की कांग्रेस के अंदर वापसी हो गई है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से लाल सिंह की कांग्रेस में वापसी हुई है, लेकिन अब अटकलें किस तरह से लगाई जा रही है। डोगरा अंदाज में फिर से एक बार लाल सिंह नजर आए हैं और उधमपुर सीट से लड़ने के लिए संकेत उन्होंने यहां पर दे दिए। साफ साफ शब्दों में उन्होंने बात सामने रखी है और उधमपुर सीट से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन अब यहां पर किस तरह से ये देखने के लिए ये स्थिति बनेगी, ये बड़ी बात है, क्योंकि खुद ही अटकलें जो है जिस तरह से लगाई जा रही थी, संकेत आज देते नजर आए और कुछ बातें उन्होंने सामने रखी थी कि किस तरह से यहाँ पर चुनावों में उतर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि 2004 और 2009 में 2 बार कांग्रेस से सांसद रहे हैं और बाद में भाजपा को ज्वाइन किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग होकर डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया और उसके साथ साथ आप देखिए अब किस तरह से उधमपुर सीट पर लगातार जो अटकलें लग रही थी उस पर कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं। चलिए इसी वक्त पैनल की ओर बढ़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया है, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी से नम्रता शर्मा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और दिनेश मल्होत्रा है हमारे साथ, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अभिजीत जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी में लाल सिंह शामिल हो गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ से पता लगता है कि कांग्रेस का, जो मैं पहले भी कहता रहा कि आप एक चीज़ समझिएगा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो आज एक सेफ राज्यसभा की ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब कांग्रेस की मजबूरी समझ लीजिए, इंडी गठबंधन की मजबूरी समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से खाना पूर्ति तो करनी ही थी। तो अब उन्होंने खाना पूर्ति की है। अब देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं, आने वाले समय ही बताएगा आपको। नम्रता जी, सबसे पहले तो आपत्तिजनक शब्द जो इन्होंने अभिजीत जी ने कहे, इंडी, दैट इज इंडिया, एंड अगर एनडीए है तो ये इंडिया है, तो ये समझ होनी चाहिए। तो उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि यहाँ राज्यसभा लोकसभा, ये क्यों भूल जाते हैं कि लाल सिंह जी इनकी पार्टी में भी रहे हैं, तब इनके पास क्या हालात थे। तो आज जब बढ़ चढ़ के पूरा देश कांग्रेस की ओर देख रहा है और जगह जगह से कांग्रेस में ज्वाइनिंग्स हो रही है, चाहे वो बिहार हो, तेलंगाना हो, हरियाणा हो, तो आज ये बिल्कुल लाजमी है, जिस तरह से अभिजीत जी का ये कहना, उल्टे सीधे बयान देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस की तरफ आज लोग जिस उम्मीद से देख रहे हैं कि आज भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, महिला सशक्तिकरण सही मायने में होगा और महिला की उत्पीड़न जो इस दौर में बड़ा है उससे खात्मा होगा, महंगाई पे एक लगाम लगेगी और भ्रष्टाचार जो जोड़ने वाला संगठन है उसको एक मुंह टक्कर देने के लिए इंडिया संगठन तैयार है। दिनेश जी, दिनेश आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी जी। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर हम आज जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसको देखें तो, क्योंकि ऐसे ना डल सा चुनाव लग रहा था। बीजेपी ने पहले अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे, कांग्रेस के कैंडिडेट अनाउंस नहीं हो रहे थे, कांग्रेस में कौन होगा कैंडिडेट, क्या होगा। अब मुझे लगता है कि चौधरी लाल सिंह जी के आने के बाद यहाँ पे ना थोड़ा चार्म ऐड हो गया है उधमपुर डोडा सीट पे। अब इंटरेस्टिंग होगा कि देखना कि कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, कौन पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है। लेकिन अब चुनाव देखने का मतलब एक सबकी रुचि बढ़ी है उधमपुर डोडा सीट पर, क्योंकि लाल सिंह एक लीडर है, मास बेस्ड लीडर है, उनका तजुर्बा है चुनाव कैसे लड़ने हैं, 2 बार वो सांसद रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं। अभिजीत जी, देखिए सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले तो जो अभी नम्रता जी ने कहा और बड़ी आपत्ति इन्होंने जताई कि इन्होंने इंडिया का इंडी बना दिया। देखें, इंडिया के टुकड़े करने वाली जो कांग्रेस है उन्होंने डिजर्व नहीं करते कि इंडिया कहा जाए। तो इंडिया के टुकड़े और वो भी धर्म विशेष को देखकर जो उन्होंने टुकड़े किए थे 1947 में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश, ऐसी पार्टी को इंडी भी कह दें यही बड़ा है। वैसे तो ये आईएन भी कहे तो वो भी बड़ा है, इतने टुकड़े इन्होंने हिंदुस्तान के किए थे। अब दूसरी बात रही, जो इनको लगता है कि इनको बाहर से किसी को लाकर अपनी जो इन्होंने डूबती हुई नैया है शायद उसको कुछ हद तक ये बचाने में कामयाब हो जाए, तो भली भांति जानते हैं। देखिए, इस समय मेरे से आज किसी चैनल पे भी पूछा गया कि आपका मुकाबला किससे है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही है। हमें हमारे पिछले वाले स्कोर के ऊपर उससे आगे जाना है, हमारा ये टारगेट है हमारा। हम तो किसी को मुकाबले के अंदर देख भी नहीं रहे। यहाँ पर कर लें, जी बहलाने को ख्याल अच्छा है, गालिब जिस मर्जी को ले आए, आप जो मर्जी करें, क्योंकि जो लोगों के काम भारतीय किए हैं। जनता पार्टी का बीजेपी से ही मुकाबला, बिल्कुल मुकाबला किसी को देख ही नहीं रहे। देखिए, मैं इनका संदर्भ समझ रही हूँ
क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कशमकश है और आपसी लड़ाई जो इनकी है वो सामने आ गई है। जिस तरह से जब जितेंद्र सिंह जी यहाँ आए और उनके वेलकम में एक भी नेता सिवाय अशोक कोल जी के नजर नहीं आता, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर तमाम जो लीडर थे कोई नजर नहीं आता। तो इन भाजपा की लड़ाई है भाजपा से है, ये तो हम समझ रहे हैं, और पूरे देश भर के अंदर ये परिस्थितियां हैं। जिस तरह से ये बाकी पार्टियों से लाके कभी किसी को राज्यसभा भेजते हैं, किसी को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, तो द्वंद्व एक इनके अंदर शुरू हो चुका है, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज जिस तरह से चौधरी लाल सिंह जी कांग्रेस में आए हैं, इसमें हम उनको घर वापसी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं उनका, और ये एक अच्छा और एक संकेत है, सूचक है कि लोग आज कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, और कांग्रेस ही एकलौता विकल्प है जो बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण और तमाम जो भ्रष्टाचार की परम सीमा को छुआ है इस भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के धंधे के एवज में। ईडी सीबीआई की जिस तरह से एक अपनी एक अभिजीत जी जवाब दीजिए, क्या महिलाओं को लेकर काम नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? पॉलिटिकली बेरोजगार हुई कांग्रेस 3 आंकड़ों से 2 आंकड़े और 2 आंकड़ों से 0 की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस, जिनकी पॉलिटिकल बेरोजगारी का मैं भली भांति समझ सकता हूं। और महिलाओं सशक्तिकरण की कौन सी पार्टी बात करती है जो 40 साल तक महिलाओं ने ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलाया, और आज तक महिलाओं के नाम पे आपने किया क्या मुझे बताएं। अब कहीं जाकर महिलाओं को उनके हक हकूक मिलना शुरू हुए हैं। आपके समय पर आप मुझे बताएं क्या किया था आपने? क्या महिलाओं को पूरा कमीशन अवेलेबल था आर्मी के अंदर? क्या महिलाओं के नाम पर जो आप घर दिया करते थे क्या वो महिलाओं के नाम पर हुआ करते थे? क्या 33% की रिजर्वेशन जिसका हम अभी लेकर आ गए हैं, कभी आपने सोचा भी था इसके बारे में? 40 साल इनडायरेक्टली डायरेक्टली महिलाओं ने चलाया है, और इस देश की महिलाओं के साथ अगर किसी ने अत्याचार किया तो केवल और केवल कांग्रेस ने किया है, और हमें अच्छी तरह से याद है। 2019 के चुनावों को अगर हम देखते हैं तो बीजेपी ने जिस तरह से बम्पर जीत वहां पर हासिल की थी, 7,24,311 वोट लेते हैं, और 61.38% जो वोट शेयर था वो देखा गया था। और कांग्रेस के पाले में 3,67,059 वोट, और वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो 31.10% वोट जो है वो ले लिए थे, और 15 लाख के करीब यहाँ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। अब इस बार 2024 का चुनाव है, और अगर लाल सिंह मैदान में उतरते हैं, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस इन्हें अपनी सीट पर उतारने की कोशिश तो करेगी, क्योंकि ज्वाइनिंग अगर हुई है तो जाहिर तौर पर डोडा उधमपुर सीट में यहाँ पर लड़ाया जाएगा, तो क्या लगता है किस तरह से टक्कर रहेगी वहां पर? देखिए, जब आज उन्होंने जो ज्वाइनिंग की, मैं पूरी उनकी ज्वाइनिंग का पूरा वीडियो देख रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अग्रेसिव थी। वो ऐसा लगता था कि वो चुनाव लड़ने के मूड में, बड़े अग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ने के मूड में। अगर आप डेमोक्रेसी को देखें, लोकतंत्र में जब चुनाव हो तो चुनाव में मुकाबला होना चाहिए, वन साइडेड चुनाव ही होना चाहिए। चौधरी लाल सिंह जैसे जो उम्मीदवार होते हैं वो मुकाबला करते हैं। अब ठीक है, बीजेपी का इस समय आज है, क्योंकि बीजेपी में इस मोदी वेव पूरी चल रही है देश में। बीजेपी कैंडिडेट के बेस पे चुनाव नहीं लड़ रही, बीजेपी प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस को कैंडिडेट अच्छे मिल जाते, अगर कांग्रेस कैंडिडेट के बेस पे चुनाव लड़ेगी तो मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बड़ा रोचक हो जाएगा। सब लोग इसमें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि अनंतनाग और उधमपुर डोडा ऐसी सीट है जिन पर सबकी नजर है, खासकर आज जब। चलिए सुना देते हैं कि आज जिस तरह से एग्रेशन लाल सिंह ने दिखाया है वो जरा चला दीजिए, दिखाइए क्या कुछ कहते नजर आए थे जब वो अपनी ज्वाइनिंग उन्होंने की है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ना ही बहुत बड़ी बात है, बात याद रख लेना। हमारी इज्जत थोड़ी ज्यादा करा करो, ये मैं ठीक कह रहा हूं आप सबको। मेरे पे 3 अटैक हुए हैं, मेरे साथ 8 बंदे मरे हैं, मैंने भोगा है। डीएसपी मरा, मेरी गाड़ी उड़ाई, नहीं मरा मैं। तो कहने का दूसरा अटैक मेरा बनहाल में होता, तीसरा अनंतनाग में, मैंने भुगता है। और मैं जानता हूं इलाका क्या है, मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर क्या है। बड़े लोगों को जम्मू कश्मीर है नहीं, कहानी बड़ी किसे सुनता हूं। जब आप मौका मिलेगा आपको सबको सुनाऊंगा। अब पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। आज मैं ज्यादा फुर्ती नहीं मारना चाहता, क्योंकि ये फुर्तियां हो जाती हैं, प्रैक्टिकली होना चाहिए आदमी को, और मैं चलिए, तो फिलहाल उन्होंने देखा आप किस तरह से अपनी बात को सामने रखा है। अभिजीत जी, इस पर रिएक्शन। देखिए, एक चीज़ जो अभी आपने कही ठीक है, मोदी जी हमारे नेता हैं और मोदी जी के नाम पर काफ़ी हमारा जो है चुनाव का दारोमदार रहता है। लेकिन यहाँ तक अगर मैं अपने कैंडिडेट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 10 साल के इस कार्यकाल के अंदर जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खासकर कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम किए वो आज तक 50-60 साल से नहीं हुए। मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा
कीड़िया कंडियाल करके एक जगह है जहां पर केवल 3 या 4 पंचायतें हैं, 100 या 150 से ऊपर घर नहीं होगा। वहां पर पुल बनाना, जिसका टोटल 145 करोड़ का पुल बना है, जो आज तक कभी नहीं बना। सिर्फ उन 3 पंचायतों के लिए भी पुल दिया गया। इतने कार्यक्रम तो किए गए, इतना कुछ तो किया गया लोगों के लिए। तो जब आप जमीनी स्तर पर उतरकर काम करते हैं तो लोग आपको वहां पर इसका परिणाम स्वरूप आपको वोट डालते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों, एक तरफ तो मोदी जी का नाम और दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकली काम धरातल पर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बायोटेक पार्ट की बात कर लीजिए, इंस्टीट्यूट्स की बात कर लीजिए, इतना कुछ वहां पर हुआ है। ये देखकर लोगों ने, देखिए जो इनके, मैं तो इस बात से भी बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि आज मोदी वेव कोई रह गई है। जिस तरह से जो भ्रष्टाचार का मामला सुप्रीम कोर्ट ने खोला है और एसबीआई की परतें खुल रही हैं, उसमें तो खुद मोदी जी लिप्त पाए गए और चेता पाए गए इस सारे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं। आज जिस तरह से वो साउथ में घूम रहे हैं और तेलंगाना में ही एक के बाद एक ज्वाइनिंग हो रही है, कर्नाटका के अंदर क्या हालात बनाए हुए हैं, तो तमाम चीजों से देखते हुए वहां की एक मोटा वोट है, 130 सीट्स है वहां की। और मुझे लगता है कि जो हिंदी हार्टलैंड है वहां पे भी जो चीजें देखने को मिल रही है, जैसे हरियाणा के अंदर जो इनकी 13 सीटें हैं, उनमें भी किस तरह से आज बीजेपी को छोड़ के लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं और दूसरी पार्टीज में जाना चाहते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कोई मोदी वेव देश के अंदर नहीं है और एक खोखला नारा देने वाली बात है अगर हम कहें कि मोदी वेव है। हाँ, जहां तक अब इन्होंने जितेंद्र सिंह जी की बात की, उनकी बात तो मुझे एक याद आती है कि आप ही के एक एमएलसी ने उन पे आरोप लगाए थे और आज तक वो उस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये एक खासियत है कि खनन माफिया को इंट्रोड्यूस किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। और मैं उसके साथ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे आशा वर्कर्स के ऊपर, जब आंगनवाड़ी के वर्कर्स के ऊपर, तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके ऊपर जब लाठियां चलाई गई, तो उन्होंने रविंद्र रैना जी जो आपके अध्यक्ष हैं उन्हीं को डांट लगा के कहा कि बिना मतलब के यहाँ वादे मत करिए जो हम पूरे ना कर सके। तो ध्यान रखिएगा वो सारे वादे, आरोप प्रति आरोप पे ना जाए, किसने क्या कहा किसने ना। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपकी पार्टी प्रेसिडेंट, आपके पार्टी के युवराज नेशनल अवार्ड केस के ऊपर जमानत के ऊपर है, कोर्ट उन्हें कह रही है कि लोगों का पैसा लौटाएं, आप लौटा रहे हैं। 363 करोड़ रुपया अभी आपसे झारखंड में पकड़ा दिया, आप लौटा रहे हैं लोगों का। 7 करोड़ रुपया भी पिछले दिनों पकड़ा गया, आप दे रहे हैं। आज आपका ये हाल है नम्रता जी, आज ये हाल है जब आप कहते हैं ईडी सीबीआई हमें बड़ी ज्यादा सताती है। आज आपका ये हाल है, सोचिए 60-70 साल इस देश को अपने कैसे नोच नोच के खाया होगा। तो कम से कम आप इस तरह की बात, भ्रष्टाचार और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। जब आप भ्रष्टाचार के ऊपर हमें जब सबक सिखाने लग करते हैं तो पूरे का पूरा लोग जो भी गुलिस्तान सुन रहे हैं सब हंस रहे होंगे आपको देखकर। ठीक है दिनेश जी। जी, डोगरा स्वाभिमान संगठन अब किस तरह से रहेगा? पूरा मर्ज हो जाएगा कांग्रेस के अंदर? मर्ज हो गया नहीं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन को मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में और इतनी बड़ी जो पार्टी बनाई थी दिनेश जी, अब उसका क्या? डोगरा स्वाभिमान संगठन जो कि डोगरों की आवाज लेकर चला था। आज पप्पू यादव भी बिहार से पार्टी को मर्ज कर दिया कांग्रेस में, ऐसा होता है। वो पार्टी चल ही नहीं पाई। अगर आशा जी आप देखें 2019 में जब उन्होंने दोनों लोकसभा से चुनाव लड़ा, जम्मू पुंछ से भी, जम्मू रियासी हो गया, यहाँ से भी लड़ा, उधमपुर डोडा से भी लड़ा, तो उनके जो वोट मिले थे वो क्लियर इंडिकेशन था कि लोग चौधरी लाल सिंह की जो डोगरा स्वाभिमान संगठन है उसको पूरा रिजेक्ट कर दिया था। अब उनको भी लगता है कि मुझे नेशनल पार्टी में रहना चाहिए और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं कांग्रेस में आऊंगा। कांग्रेस ने प्रॉमिस किया होगा सीट का। क्योंकि दिनेश जी 19,049 वोट कुछ नहीं होते हैं और एक अगर जिस तरह से इतने सीनियर लीडर हैं लाल सिंह, तो जाहिर तौर पर अगर आप कांग्रेस की टिकट पर लड़ते हैं तो फिर क्या लगता है कि वोट बैंक किस तरह से रहेगा? क्योंकि जितेंद्र सिंह ने पिछली बार भी काफी तरीके से वोटों से लीड जो है वो दी थी और एक कांटे की टक्कर हुई थी जब गुलाम नबी आजाद भी उतरे मैदान में और विक्रमादित्य भी उतरे। देखिए 2014 में तो कांटे की टक्कर हुई थी गुलाम नबी आजाद और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में, लेकिन 2019 में जो थी वो एक वन साइडेड लड़ाई थी। लेकिन अब जो एक कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल एरिया था, आप देखिए गूल गुलाबगढ़, जो मोहर, जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां कांग्रेस को 2014 में 70,000 की लीड मिली थी और 2019 में 17,000 की मिली थी, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज अब जम्मू सीट के साथ हो गए हैं। उससे कांग्रेस को थोड़ा नुकसान भी है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का दबदबा था। वो मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जम्मू के साथ जुड़ना ये कांग्रेस के लिए सेटबैक है। देखिए वो कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और आज भी वहाँ कांग्रेस का ही वर्कर है। जिस तरह से परेशानी का दौर पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर ने देखा है, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, हाथरस पे और तमाम जो हमारी मणिपुर पे, IIT BHU में जो महिलाओं के साथ हुआ, जो महिला पहलवानों के साथ हुआ,
वो याद कर लीजिए अभिजीत जी, 77 दिन तक महिलाओं के ऊपर कोई भी बात ना करना, निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जाना और चीफ मिनिस्टर का वहां इस्तीफा ना देना, आज ये अपने आप। और कल देखिए जो हम कहते हैं ना इलेक्शन, हम जब इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि वो इस वक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही है और बिल्कुल आंख बंद के इस वक्त कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसका सामने उदाहरण आया जब हिमंत विश्व शर्मा ने जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, कहते हैं कि यहाँ से अगर आप कांग्रेस को वोट देते भी हैं तो कल को मैं खरीद के उनको बीजेपी में ले आऊंगा, और इलेक्शन कमीशन उन पे चुप्पी साधे रहती है। उसके बाद तमाम जो चीजें हम देख रहे हैं एक के बाद एक, देखिए और तमिलनाडु, एक मिनट, बेंगलोर की एक इनकी नेत्री हैं, उन्होंने आज ही एक बयान दिया है कि कर्नाटका से लोग आते हैं बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और तमिलनाडु से लोग आते हैं और बेंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट करके तमिलनाडु वापस चले जाते हैं। देखिए सबसे पहले ये बात आती है कि नम्रता जी जो भी बात करती हैं हवा में बात करते हैं। जितनी बातें आपने की इसके मुझे सबसे पहले बताइए, क्या किसी उच्चतम किसी भी न्यायालय के अंदर कोई ऐसी चीज, कोई जब रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर क्या अगर ऐसी चीज है कि नहीं है? कोई नहीं है। लेकिन आपके पास मैं बताता हूँ आपको, पूरे शाहबानो केस का आपको याद होगा जिसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या दिया था उसके ऊपर डिसीजन, और आप कांग्रेस वाले अड़ गए थे सारे केसों पर। अरे मैं पहले आपसे जो आपके साथ हुआ है उसकी बात की, बिल्किस बानो का भी केस जो कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने जो किया उसके ऊपर किया, हम तो नहीं है, न्यायालय डिसाइड कर रहा है। आपने तो अपनी सारी की सारी बात बता दी जो उच्चतम, अरे सुनिए ना, मैं बीच में नहीं, वो उच्चतम न्यायालय ने आपको जब कहा कि शाहबानो जो कि एक बड़ी उम्र की एक नेता थी, उसको इंसाफ दिलाने मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं ना। आखिरकार फाइनली इस देश के अंदर एक न्यायालय है, न्याय की प्रक्रिया है। अरे सुनिए, न्याय की तो उसके ऊपर एफआईआर के बाद एफआईआर क्या डिसाइड होती है, एफआईआर डिसाइड कर देता है। नम्रता जी आपने 1 मिनट मांगा, मैंने पूरा टाइम मुझे बताया कि एफआईआर डिसाइड कर देता है कि सच क्या है झूठ क्या है। जब करे कोर्ट करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, आप जाए कोर्ट में करें। जब कोर्ट ने आपको शाहबानो का केस दिया, आपने शाहबानो के केस को, कोर्ट के फैसले को, उच्चतम न्यायालय के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि एक महिला की बात आ रही थी, इसलिए क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर एक जगह को, किसी लोगों को प्लीज करना चाहते थे, इसलिए उस महिला के बारे में आपने कुछ सोचा, उस महिला का नहीं सोचा आपने, तो महिलाओं की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो डिबेट का टॉपिक है वो चौधरी लाल सिंह का कांग्रेस में आना, उसके बाद क्या जम्मू कश्मीर की जो उधमपुर डोडा सीट है उस पर क्या समीकरण बदलेंगे, वो होना चाहिए। शाहबानो और ये जो बिल्किस बानो, ये नेशनल लेवल के मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दे अभी कोर्ट में चल रहे हैं, तो ज़्यादा हमें जम्मू कश्मीर पे फोकस करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्या इंटरेस्ट होगा, क्या कांग्रेस उस एग्रेशन से चुनाव लड़ेगी लाल सिंह के आने के बाद। अब ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पूरी एक तरह से डिमोरलाइज थी कांग्रेस, और जिस तरह सेलिब्रेशन हो रही है कांग्रेस में लाल सिंह के आने का, मुझे लगा एक वर्कर को लगता है कोई लीडर हमें मिला है जो हमें डायरेक्शन देगा। क्योंकि इस समय जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो चुनाव लड़ने के मूड में मुझे तो नहीं लग रही कोई भी चुनाव लड़ने का तैयार है बाय लाल सिंह। कोई भी लीडरशिप इस वक्त चुनाव लड़ने के मूड में नहीं लग रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपने आप में सशक्त है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेशन और पंचायत जैसे चुनाव से भी भागती रही। विधानसभा के चुनाव वो 2014 के बाद यहां करवा नहीं पाई। ये कांग्रेस का ही डर है जो वो आज तक यहां चुनाव नहीं करवा पाई जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू के अंदर आज भी लोकतंत्र का गला घोटा गया और आज भी अनडेमोक्रेटिकली दिल्ली से सरकार यहां चलाई जा रही है। ये कांग्रेस का ही डर है यहां जम्मू के अंदर। और मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल दमखम के साथ अपना चुनाव लड़ेगी और यहाँ विजयी होकर कांग्रेस दोनों अपने जम्मू से सांसद भेजेगी जम्मू। देखिए मैं इनकी बात सुन के डर गया, सही में डर गया मैं। मुझे बताए कितने पंच सरपंच, कितने बीडीसी डीडीसी पिछले चुनावों में आपके पास है, कितना कुछ है। तो ये खोखला डर हमें ना दिखाइए, हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं है। और हमें पता है कि जिस पार्टी ने 24 करोड़ लोग पिछले 10 सालों से गरीबी रेखा से उठाकर ऊपर ले आए हो, जिसने हर घर में नल और नल में जल और वो भी स्वच्छ पहुंचाया है, जिसने आज भारत को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, और तीसरे पे आप लोग आने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसने यहाँ पर G20 करवाया, जिसने 2.5 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट लाए, जिसने जम्मू एक ऐसा प्रोविंस बन गया अकेला पूरा हिंदुस्तान में जिसमें एम्स, IIT, IIM तीनों हैं। उस पार्टी को पता है कि लोगों ने क्या करना, और ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। लेकर वो कह रहे हैं कि बीजेपी आगे जाएगी। देखिए आज जिस गरीब की गरीबी रेखा से उठाने की बात करते हैं ना, उस जनता को पता है, और वही जब 5 रुपए की पन्नी के अंदर सड़ा हुआ अनाज घर लेके जाती है जिसपे मोदी जी की बड़ी सी फोटो है, तो उन्हें पता चलता है कि क्या हालात हो गए हैं। आज भी जो विधवा और बुजुर्ग पेंशन थी वो नहीं मिल रही उनको, वो जवाब देंगे आपको। ओल्ड एज पेंशन बन करके वो जवाब देंगे। बेरोजगार युवा जवाब देगा आपको। डेली वेजर जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर आपको जवाब देने के लिए बैठी है। और आप कौन सी गरीबी रेखा से बात करना चाहते हैं? आज स्मार्ट मीटर्स लगा के आपने किस गरीब का लिहाज किया? आपने टोल टैक्स लगा के कौन से गरीब के ऊपर मार नहीं मारी?
तो इस तरह की तमाम चीजें जो आपने की है पिछले इस दौर में, जो आपका ये दौर रहा 10 साल का, ये भी ऐतिहासिक दौर रहेगा कि किस तरह से जुल्म और सितम जम्मू कश्मीर ने सहा है। ये आपके हमारे यहाँ से हमारी स्टेटहुड छीनने के बाद, और तमाम किस तरह से एलजी कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, कुछ वो भी साझा करना चाहेंगे नम्रता जी? लोकसभा चुनावों को लेकर क्या मैनिफेस्टो बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से? हमारे मैनिफेस्टो से पहले इनके प्रधानमंत्री जी को पता चल गया कि मैनिफेस्टो क्या है। मैनिफेस्टो बिल्कुल आप सबके बीच में लाया जाएगा और सबके सामने होगा। जिस तरह युवाओं के लिए क्या किया जाएगा, महिलाओं के लिए जो स्कीम्स हैं वो आपके सामने रखी गई हैं कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो डिमांड है क्या उन्हें पूरा किया जाएगा, डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा, रोजगार को लेकर काम किया जाएगा, जितने भी आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है क्या सब पर काम होगा? मैं आपको बताती हूँ, हमने बोला है कि महिलाओं को, हर महिला जो गरीब महिला है उसकी सीधे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि हम आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो है, जो सेंट्रल ग्रेड है उसी को डबल करेंगे जम्मू हर स्टेट के अंदर, ये भी वादा किया गया है। तीसरी चीज है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मैत्री बिठाएंगे जो अपनी जो मैत्री महिलाओं को बताएगी कि उनके हक और अधिकार क्या है और उसके लिए किस तरह से। देखिए मुझे बड़ी अच्छी उनकी बात अभी पता लगी और उन्होंने भी बात की कि विधवाओं की बात की इन्होंने और बड़ी सारी बातें की। मैं इनको ज़रा एक बात बताना चाहता हूँ, इनके समय पे नहीं कि राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपया भेजता हूँ तो 10 रुपये पहुँचते, 90 कांग्रेस वालों ने कहाँ छोड़े आज तक हिसाब का। मैं एक और डाटा लोगों के सामने लाता हूँ, लाखों के हिसाब से कांग्रेस के समय पर ऐसी बच्चियां रजिस्टर हुई जो कभी पैदा ही नहीं हुई, और पैदा होने के बाद उन्हीं बच्चियों के नाम की विधवा पेंशन भी निकाली गई उनकी। ये हाल तो कांग्रेस ने इस देश का करके रखा और इसके आंकड़े हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो देश में लूट खसूट के नए मापदंड तय करने वाली, एक नई सीमाओं को छूने वाली पार्टी आज देखिए किस तरह की बातें करती है, किस तरह का झूठ परोसते हैं आप लोगों के बीच में जब आप जाएंगे लोग आज पर आपको आईना दिखाने वाले हैं। अपने मैनिफेस्टो सामने रख रहे हैं। दिनेश जी, सारी बात को आपने सुना बेहतर तरीके से। अगर ये जम्मू कश्मीर में जो चुनाव अगर जम्मू कश्मीर के स्थानीय मुद्दों पर होंगे जो बीजेपी नहीं चाहेगी तो फिर मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। कांग्रेस अगर बीजेपी के चुंगल में फंस गई, राष्ट्रीय मुद्दों को जम्मू कश्मीर में अगर वो राष्ट्रीय मुद्दे बनाए तो राष्ट्रीय मुद्दों में बीजेपी का अपर हैंड है। अगर कांग्रेस समझदार हो तो कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के लोकल इश्यूज जो हैं उनको लोकसभा चुनाव में हाईलाइट करना चाहिए, पर बीजेपी उनको ऐसा करने नहीं देगी क्योंकि कांग्रेस जानबूझ के बीजेपी के जाल में फंस जाती है। अगर नेशनल मुद्दों पर चुनाव होगा तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना। कि अगर आप बीजेपी के चंगुल में फंस गए, उनके मुद्दों को लेकर आप उलझ गए, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास आज बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के बीच में ले जाने के लिए, और जनता ने खुद वो मुद्दे हमारे सामने रखे हैं। आज जिस तरह से जनता परेशान है, इनके तमाम जो टैक्सेस की भरमार जम्मू कश्मीर के अंदर दी, कौन से गरीब लोगों की ये बात करते हैं, किसकी गरीब की आवाज बन के ये खड़े हुए। स्मार्ट मीटर्स पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन चला, क्या आपने कभी इनके किसी भी दोनों में से किसी एमपी को वहां जाते देखा? डेली वेजेस के लिए कभी ये आवाज उठाई इन्होंने? आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए कभी ये खड़े हुए? जिन युवाओं पे बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, क्या उनके साथ आके कभी ये खड़े हुए? तो आज जब सवाल इनको पूछा जाता है, मर्ची तो लगेगी। और जो जहां तक बात है, मुद्दे आज इतने हैं कि मुद्दों की भरमार लगा दी है भारतीय जनता पार्टी में। 25-25 लाख में रोजगार बेचा, एप्टेक जैसी कंपनी को यहां लाया जिसको पूरे देश में ब्लैकलिस्ट किया गया, तमाम ऐसी चीजें आउटसोर्स कर दिया, खनन माफिया इंट्रोड्यूस किया गया, शराब माफिया लाया गया, यहाँ पे ड्रग्स को बढ़ावा दिया गया। वो चीजें हैं जिनके खिलाफ लड़े जाएं। 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट करवाने वाली पार्टी को देखो रोजगार की कितनी जल्दी लोगों की यहाँ पर याद आना शुरू हो गई। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताएं मुद्दे कौन सा मुद्दा बचा कौन सा पीछे। जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू 8 कौमी शहर है, 2.5 घंटे में इंसान जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू पहुंचता है। एक आधी अधूरी निकालने के बाद आपने जो शोर मचाया था हमें याद है। मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा वाल्मीकि समाज, जिसको आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर पंजाब से लाए थे अपनी गंदगी साफ करने के लिए, और 30 साल तक केवल और केवल अपनी गंदगी साफ करवाई। उनके बच्चे पीएचडी करने के बाद भी आपके कांग्रेस के राज में यहां पर केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी करते थे, वो मुद्दा भी हमने खत्म कर दिया। हमारे ही देश जम्मू कश्मीर की बच्चियां जो जम्मू कश्मीर की स्टेट से जब बाहर शादी करती थी अपने वालिद की प्रॉपर्टी से खो बैठती थी, वो मुद्दा भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया। वेस्ट पाक रेफ्यूजीज, अपने ही देश के लोग जिनको 60 साल तक अपने एलियन की जिंदगी बिताई, यही सबसे बड़ा मुद्दा। और उससे बड़ा मुद्दा था 370, उससे बड़ा मुद्दा था जहां पर 50 लाख लोग जो आपकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियों से आज कब्रों के नीचे दफन है, वो मुद्दा सबसे बड़ा था। जो रोज के रोज यहाँ पत्थरबाजी होती थी वो सबसे बड़ा मुद्दा था। जो सैलानी यहाँ नहीं आते था 2.5 करोड़ है, वो मुद्दा था। G20 जो यहाँ पर हुआ, ये मुद्दा कहां पर जाएगा? आप लोगों के बीच में लेकर क्या जाएंगे? केवल और केवल झूठ लेकर जाएंगे लोगों के बीच में। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, आपको आईना दिखाएगी। 2 मिनट सब्र कीजिए।
देखिए, जिस नेशनल हाईवे की ये बात करते हैं, जब सड़कें बना करती थी ना आशा जी इससे पहले भी, और ये रोडवेज अभी नहीं स्टार्ट हुआ, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट जो है ये पुराना है, ये कहते हैं हमने उसको स्पीड अप किया, माना स्पीड अप किया, लेकिन हम लोग वो बजट से बनाया करते थे और वो सरकारी बजट रहा करता था। ये वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं, 4 गुना ज्यादा पैसा लेके पूरे भारतवर्ष को कर्जदार कर देते हैं वर्ल्ड बैंक का। पहली बात, एक मिनट आप बोल रहे थे, मैं आपका झूठ बिल्कुल चुपचाप होकर सुन रही थी। उसके बाद पहले तो हमें कर्जदार कर दिया वर्ल्ड बैंक का, 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ा दिया, आरबीआई से भी पैसा ले लिया, सारा का सारा निकाल लिया। 2 आरबीआई गवर्नर्स इन्हीं के दौरे रिजाइन करके चले गए, बदल दिए गए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जो सड़कें ठीक क्या है, मेरी बात ही पूरी नहीं, ठीक क्या हुआ? अरे समय इतना ही है नम्रता जी, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ लोगों तक पहुंचे तो सही। आज टोल टैक्स लिया जाता है उस सड़क पे, जेब पे दोरा डाका डाला जाता है। कांग्रेस के टाइम में क्या फ्री चलता था? बिल्कुल टोल टैक्स नहीं लगते थे, फ्री चलता था, कहाँ पर चलता था? एक मिनट अभिजीत जी, एक मिनट, अच्छा जी जरा नॉलेज रखिए, बताइए कौन आप ही बता दीजिए नम्रता जी, टोल टैक्स नहीं था, कहाँ पर नहीं था? सिर्फ एक हमारा जो लखनपुर के अंदर टैक्स फ्री चलता था, टोल टैक्स नहीं लिया जाता था सड़कों के ऊपर जम्मू कश्मीर के दिनेश अंदर। जी जरा प्लीज क्लियर कीजिए नम्रता जी। मैं गलत कहूं तो दिनेश जी नम्रता कहें, जी, बिल्कुल टोल टैक्स पुलिस पत्रकार नहीं, है, पूरा सम्मान। एक मिनट नम्रता सारी जी, जगह चलता है जल्दी से नम्रता जी, दिनेश टोल जी। टैक्स तो सारी जगह चलता है। ये बूट पॉलिसी होती है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर पॉलिसी जो होती है, इसमें सारी जगह टोल टैक्स लगता है। सरकार ऐसे का टोल टैक्स अरे क्या बात कर रही है नम्रता जी आप? कांग्रेस के राज में कांग्रेस वालों को नहीं लगा करता था, इसलिए बेचारे वही समझ रहे अभी तक। कांग्रेस के राज में अभिजीत कांग्रेस जी, वालों को निगरोटा टोल वाला टैक्स टोल टैक्स कांग्रेस के टाइम में चल रहा था। बाकी जो नम्रता जी अरे इस तरह से नहीं चलेगा ना नम्रता जी, इस तरह से नहीं, इस तरह से जगह नहीं। दे दी आपने, पूरी नॉलेज रखनी पड़ती है नम्रता जी, फिर उसके बाद ही आगे की बात होती है। 12 फिलहाल किलोमीटर बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो फिलहाल आपने देखा कि आज लाल सिंह ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब हर एक पार्टी ये कह रही है कि किस तरह से कांटे की टक्कर रहेगी। अब एक्सपर्ट्स जितने भी हैं वो भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से ताकत तो झोंकने की कोशिश होगी, लेकिन देखना ये होगा कि उधमपुर डोडा सीट पर किस तरह से समीकरण बनते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।